हेलो एवरीवन, बेटा अपन लोग पढ़ेंगे आज मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग बोल रहे हैं। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग पता है क्या होता है? हमने कहा क्या होता है, बोला वैल्यू वेटेड सिलेक्शन होता है, वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग होता है, यानी कि दूसरा नाम बता रहा है तुम्हें, वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग। ठीक है, इन विच सैंपल साइज सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट इन अ कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट। बहुत खुशी हुई सुन के, बस खत्म, समझ में आया? मस्ती का लेवल देख रहे हो इसका। लास्ट बचाया अपना लास्ट। इसके पहले अपन लोग पढ़ चुके रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर अपन दो पढ़ चुके, सिंपल और स्टैटिफाइड, है ना। ये ऐसी चीजें जो तुम कभी जीवन में भूलोगे नहीं बिना उसके रिवीजन के। रैंडम सैम्पलिंग में तुम्हें हमेशा याद रहेगा, सिंपल होता है और किसके लिए होता है? होमोजीनियस के लिए। और स्टैटिफाइड होता है, ये बिना रिवीजन करे तुम लोग कम से कम ये समझ लो महीने भर तक नहीं भूल सकते, कम से कम। ठीक है, महीने भर तक नहीं भूल सकते। आ जाओ। उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग के बाद अपन पढ़े सिस्टमैटिक, जिसका दूसरा नाम है इंटरवल सैम्पलिंग। फिर अपन लोग पढ़े हैजार्ड, फिर अपन पढ़े ब्लॉक सैम्पलिंग। एक बीच में छोड़ दी थी अपन ने, वो था मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, है ना। रैंडम, सिस्टमैटिक, ब्लॉक, हैजार्ड, 4, बीच में एक छोड़ी थी मस। आ जाओ बेटा, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। तो इसके बारे में तुम्हें पढ़ा रखा है उसने, पेज नंबर ये रहा वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, ये रहा, ये है मस। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग को वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्या मतलब है समझ लो। अपन हमेशा एक एग्जांपल लेते हैं हर बार। कितने इनवॉइस है अपने पास? 1000 इनवॉइस है। कितने लाख के? 10 लाख के। ठीक है, तो जो 1000 इनवॉइस है ना, तो हर एक इनवॉइस क्या कहलाएगा? सैम्पलिंग यूनिट। और ये सारी सैम्पलिंग यूनिट मिलके क्या बनाएगी? ठीक है, तो जब भी तुम लोग कोई सा ही मेथड यूज करते हो, ठीक है, तो मेथड हर एक इनवॉइस को सैम्पलिंग यूनिट की तरह देखता है। ठीक है, हर एक इनवॉइस को किसकी तरह देखता है? क्या? कौन देखता है? ये मेथड, जो तुमने मेथड पढ़े ना अभी, रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा तुमने, रैंडम के अंदर 2 पढ़े, उसके बाद तुमने सिस्टमैटिक पढ़े, उसके बाद तुमने ब्लॉक पढ़ा। ये हर एक इनवॉइस को एक सैम्पलिंग यूनिट की तरह देखता है। लेकिन जैसे ही तुम लोग ये वाले मेथड पे आते हो, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन पे आते हो, तो वैल्यू वेटेड सिलेक्शन क्या करता है? अभी तुमने क्या कहा कि 1000 इनवॉइस है और वो इनवॉइस के अंदर जितने भी अमाउंट है उसको ऐड किया जाए तो 10 लाख होते हैं। तो जब वैल्यू वेटेड यूज करते हो ना, तो याद है क्या करता है? वो 10 लाख रुपए को पॉपुलेशन लेता है, उसमें से हर एक रुपए को क्या देखता है? एज अ सैम्पलिंग यूनिट। मतलब तुम लोग इससे पूछोगे वैल्यू वेटेड से कि सैम्पलिंग यूनिट कितनी है, कितनी सैम्पलिंग यूनिट है, तो ये बोला 10 लाख। और बाकी दूसरे मेथड से तुम लोग पूछोगे कि भाई कितनी सैम्पलिंग यूनिट है, वो बोलेंगे 1000। फर्क समझ में आ रहा है? नजरिया समझ, देखने का नजरिया। हाँ, तो तुम लोग इससे ऐसे पूछोगे ना, यार कितनी सैम्पलिंग यूनिट है, ये बोलेगा 10 लाख। ये हर एक रुपए को क्या ले रहा है? समझ में आई बात? अब अपन क्या करते हैं, ये अपन ने ले लिया। अब अपन ये देखते हैं कि जब ये 1000 इनवॉइस को देख ही रहा है एज अ पॉपुलेशन, ठीक है, अगर ये 1000 को देखता है एज अ पॉपुलेशन, तो अपन डिसाइड करते हैं कि भाई 1000 में से अपन को कितना सैंपल सेलेक्ट करना है। समझे? अब तुम लोग एक चीज को समझो ध्यान से बेटा, जब भी सैंपल सेलेक्ट करने की बात आती है ना, सेलेक्ट करने की बात, तो देखो जब भी सेलेक्ट करने की बात आती है उसके पहले क्या डिसाइड हो गया होता है? ये बात को समझो, ठीक है। यानी कि अगर तुम कह रहे हो कि अपने पास 1000 इनवॉइस है, अपने पास 1000 इनवॉइस है, तो सबसे पहला काम होता है कितने लूं, कितने लूं ये डिसाइड तो करो। यानी ये है पॉपुलेशन और हमें डिसाइड करना होता है, मैंने डिसाइड किया 100 लूं, तो लेने के तरीके को सिलेक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? तो अगर मैं कोई से भी 100 ले लूं, रैंडम नंबर जनरेटर का यूज करके कोई से भी 100 ले लूं, तो मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? रैंडम सैम्पलिंग में भी कौन सा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आई बात? मैं ग्रुप बनाकर 100 लूं तो स्टैटिफाइड यूज कर रहा हूं। ये बात समझ गए सारे? मैं कुछ इंटरवल में लूं तो मैं इंटरवल सैम्पलिंग यूज कर रहा हूं। ठीक, अब तुम समझो कि जब मैं इसको पॉपुलेशन मानूंगा तो सैंपल साइज भी इनवॉइस में डिटरमिन करूंगा ना। अब वैल्यू वेटेड इसको पॉपुलेशन मानता ही नहीं है, वो तो कह रहा है भाई ये कितने बिल है? 10 लाख रुपए के बिल है, वो तो पॉपुलेशन इसको मान रहा है ना। तो साइज भी
इसमें से लेंगे कि भाई कितना अपन को चेक करना है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर अपन साइड डिटरमिन करते हैं कि भाई कितने लाख का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, कितने का अपन को चेकिंग करनी है। 5 लाख लिया मतलब 50% चेकिंग करनी है। समझ गए? इतनी बात समझ में आती? जब मैं मानूंगा इसको पॉपुलेशन, मेरे लिए अब 1 रुपया हो गई सैम्पलिंग यूनिट, समझ रहे हो? तो मैं इसमें से चेकिंग करूंगा। ठीक, बढ़ू यहाँ से आगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे चेक करना है। तो जनरली क्या होता है, वैल्यू एडेड के अंदर हम लोग अगर सेल के इनवॉइस चेक कर रहे हैं तो अपन एक्सेल में पूरी एक शीट बना लेते हैं। 5,000 की सेल, 10,000 की सेल, 50,000 की सेल, 1 लाख की सेल, इतने की सेल, इतने की सेल, इतने की सेल, इतने की, तो पूरा लिख देते हैं एक्सेल, लिख देते हैं। फिर एक्सेल के अंदर क्या होता है कि उसका सॉर्टिंग होता है, सॉर्ट करने का तरीका होता है। जैसे तुम लोग अमेजोन वगैरह पे शॉपिंग करते हो ना, तो उसमें एक सॉर्टिंग होती है पॉपुलैरिटी के हिसाब से, एक होती है रिलेवेंस के हिसाब से, और एक होती है तुम्हारी प्राइस के हिसाब से, जो अपनी सबसे फेवरेट वाली है। ठीक है, उसमें 2 होती है, हाई टू लो और लो टू हाई, जिसमें अपनी फेवरेट होती है सबसे पहले जाओ सॉर्टिंग के अंदर लो टू हाई पे पहुंच जाओ। ठीक है, क्योंकि ये नहीं करते। ठीक, तो जो चीज़ हमें 500-700 के लेना होता है वो स्टार्टिंग के अंदर अपन को 2-2,5 हज़ार की बता रहा होता है, भारी भारी महंगी महंगी। फिर अपन सॉर्टिंग में जाकर सॉर्टिंग करते हैं ना। यही फीचर्स एक्सेल में भी होते हैं। ठीक है, एक्सेल सब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से A to Z, Z to A, ऐसे सब सॉर्टिंग कर देता है। तो हम वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर असेंडिंग लेंगे, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा नहीं, बड़े से छोटा। जब तुम डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करोगे ना एक्सेल पे जाके, तो बड़े से छोटा मतलब बड़े बड़े सारे अमाउंट पहले आ जाएंगे, फिर आएंगे छोटे छोटे अमाउंट। ठीक है, अब एक्सेल बड़े अमाउंट सारे एक साथ दे देगा। ठीक, तो जो बड़े अमाउंट है वो चेक कर लो, सेलेक्ट करके भाई तुम्हें जितना सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट करके चेक कर लो वो टोटल का कितना बन रहा है। ठीक है, अगर तुम सब एक्सेल सब कर देता है, तुम्हें टेंशन ही नहीं है, तुमको तो ड्रैग करके बस सेलेक्ट कर लो उस पोर्शन को। सेलेक्ट करते बता देगा जो तुमने सेलेक्ट किया ना सारे अमाउंट, ये मिलकर के 5 लाख हो रहे, या मिलकर के 2.5 लाख हो रहे, या मिलकर के 3 लाख हो रहे, सब ऐड कर देता है वो। ऐड वेड का सारा काम एक्सेल कर देता है। ठीक है, तो मैं कुछ अमाउंट सेलेक्ट कर लूंगा ऊपर से, जितना मुझे चेकिंग करनी है, उससे मुझे पता पड़ जाएगा कि भाई ये सारे अमाउंट मिलके कितने हो रहे हैं क्या 5 लाख, तो मैं 5 लाख की चेकिंग कर लूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, वैल्यू वेटेड समझ में आ रहा है, चल कैसे रहा है, कर कैसे रहा हूँ मैं काम। मतलब एक तरीके से वैल्यू वेटेड के अंदर अपन 10 लाख के जो बिल चेक कर रहे हैं ना, उसमें से ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े बिल कवर कर लेते। मतलब वैल्यू वेटेड का मेन फोकस बड़े अमाउंट के बिल पे होता है। क्यों बड़े अमाउंट के बिल पे होता है? क्योंकि अगर एक बिल है 1 लाख का और एक बिल है 20,000 का, तो तुम समझो सैम्पलिंग यूनिट ज्यादा किसमें है? 1 लाख यूनिट है इसमें सैम्पलिंग यूनिट, और इसमें 20,000 ही है, तो इसके चांस भाई अपना वैल्यू वेटेड तो 1 रुपये को क्या देख रहा है, 1 सैम्पलिंग यूनिट है ना, तो इसमें 1 लाख सैम्पलिंग यूनिट है, इसमें तो 20,000 ही है। तो वैल्यू वेटेड, नाम ही वैल्यू वेटेड है। वैल्यू वेटेड का मतलब होता है वैल्यू को वेट दो। तो वैल्यू को वेट देने का मतलब क्या हुआ, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका ज्यादा वेट। ज्यादा वेट का मतलब होता है ज्यादा इंपॉर्टेंस। ठीक है, वेट का मतलब इंपॉर्टेंस, तो वैल्यू वेटेड यानी कि वैल्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंस दो। सब सिंपल बात। तो जिसकी ज्यादा वैल्यू उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो मेथड का नाम हो गया वैल्यू वेटेड। समझ में आई बात? बिल्कुल लल्लू है, सिंपल है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला काम होता है मेरा पॉपुलेशन क्या है, कार वार चेक करने का काम किसमें करता हूं, पूरा कार सैंपल डिजाइन में चेक कर लूंगा होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस है क्या है। तो सबसे पहला काम ये होता है। उसके बाद इसमें से क्या देखता हूं मैं, सैंपल साइज, कितना सैंपल लेना है, फिर लेने के लिए किसको यूज करता हूं। ठीक है, अब अगर ये अपन आज कंप्लीट करके अब किस पे आएंगे अपन, अब सैंपल सेलेक्ट कर लिए ना, तो क्या सेलेक्ट करके मैंने 100 बिल सेलेक्ट करके रख दूं, बस देखता रहूं उसको कि बड़े प्यारे बिल है यार, मैंने सेलेक्ट किए क्या इसको, क्या करूंगा उसको मैं, उस पर क्या परफॉर्म करूंगा। जैसे डेटा सेलेक्ट किया तुमने तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए किया तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाओ, इंस्पेक्शन वगैरह के लिए किया तो इंस्पेक्शन करो, ऐसे प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद क्या मिलेंगे मुझे कुछ, ठीक है, तो उसका नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन, फिर उसका करूंगा। अब आज की क्लास में अपन ये सब चीजें सीखेंगे। ठीक है,
चलो पहले वैल्यू वेटेड को कंप्लीट कर ले। अभी वैल्यू वेटेड समझ में आए चल क्या रहा है, ठीक है, हर चीज अमाउंट वाइज चल रही है। अब मैं लाइन पढ़ूंगा तो समझ में आता रहेगा, ठीक है, और कुछ और ज्ञान लेते रहेंगे हम इसके बारे में। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन यानी कि वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल, बहुत शानदार है वैल्यू वेटेड, सीए बहुत ज्यादा यूज करता है इसका सैम्पलिंग के अंदर वैल्यू वेटेड का। व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स इट मे बी एफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग यूनिट एज द इंडिविजुअल मॉनिटरिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करता है सैम्पलिंग यूनिट को एज अ, हाँ, मॉनिटरिंग यूनिट को क्या मानता है, सैम्पलिंग यूनिट मानता है, ठीक है। ये 1000 बिल नहीं देखेगा कि 1000 बिल है, ये 10 लाख रुपए देखेगा कि 10 लाख है, ठीक है। तो जो बिल देखता है उसके लिए सैम्पलिंग यूनिट 1000 हो गई, ये अमाउंट देखता है इसके लिए सैम्पलिंग यूनिट 10 लाख हो गई। डेट मेक अप द पॉपुलेशन, इंडिविजुअल मॉनिटरिंग यूनिट डेट मेक अप द पॉपुलेशन। जैसे अभी इंडिया में तो 1 रुपया और अमेरिका में तो $1, वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगी। हैविंग सेलेक्टेड स्पेसिफिक मॉनिटरिंग यूनिट्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, द ऑडिटर में देन एग्जामिन द पर्टिकुलर आइटम। एग्जाम्पल का एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, समझो बात को। हैविंग सेलेक्टेड स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट्स, जैसे मैंने एक बिल सेलेक्ट किया 1 लाख का, स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, 1 लाख का बिल सेलेक्ट कर लिया मैंने। एग्जाम्पल दे रहा है द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, जैसे अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, डेटर का बैलेंस, मैंने कोई डेटर 1 लाख का डेटा सेलेक्ट कर लिया। द ऑर्डर में देन एग्जामिन द पर्टिकुलर आइटम, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल बैलेंसेस दैट कंटेन दोज मॉनिटरी यूनिट्स। मतलब ये याद है क्या बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है कि अपन ने एक मॉनिटरी यूनिट्स डिसाइड कर ली कि भाई अपन इतने लाख वाला अमाउंट चेक करेंगे, ठीक है। अब वो मॉनिटरी यूनिट जिसके भी अंदर होगी अपन उसको लेंगे। मतलब मैंने कहा मैं 1 लाख या उससे ज़्यादा के डेटा यूज सेलेक्ट करूँगा, 1 लाख तक के डेटा, 1 लाख कम से कम 1 लाख के डेटा। तो अब मैं 1 लाख वाला डेटा भी लूँगा, ठीक है, मैं 1.5 वाला भी लूँगा, मैं 2 वाला भी लूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं 1 लाख के ऊपर के सारे डेटा ले लूँगा। तो ऐसे कह रहा है हैविंग सेलेक्टेड स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, ये पॉपुलेशन है मान लो, अगर अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस क्या है, पॉपुलेशन है। द ऑर्डर में देन एग्जामिन द पर्टिकुलर आइटम्स, एक आइटम को इवेल्युएट करेगा वो, कौन सी वाले आइटम को लेगा वो, मतलब डेटर की लिस्ट में से कौन से डेटर को एग्जामिन करेगा, वो एग्जामिन करेगा इंडिविजुअल बैलेंसेस डेट कंटेन दोज, ठीक है। जैसे मैंने 1 लाख तक का अमाउंट फिक्स किया कि भाई 1 लाख तक का अमाउंट मैं चेक करूंगा, तो फिर क्या होगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.20, 2 लाख, 2.5 लाख, इन सबको चेक करूंगा, क्योंकि ये सब क्या कंटेन कर रखा है, इन सबने वो मॉनिटरी यूनिट कंटेन कर रखी है 1 लाख की, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो जनरली मैं तुम्हें एक सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, असल में ये मेथड में होता ही ये है कि या तो बड़े बड़े सारे बिल चेक कर लो, ये भी वैल्यू वेटेड होता है, या फिर एक अमाउंट के ऊपर के सारे बिल चेक कर लो, ये भी वैल्यू वेटेड में ही आता है। समझ में आया, 2 तरीके समझ में आया, 2 अलग अलग क्या बोले, बड़े बड़े सारे बिल चेक कर लो। कैसे चेक करो, एक्सेल में जाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करो, ऊपर सारे बड़े बिल आ जाएंगे, तुम्हें जितने बिल चेक करने उसके सेल को सेलेक्ट करके देख लो कि ये कितना अमाउंट बना रहा है, ठीक है, तो वो अमाउंट पता पड़ जाएगा कितना बन रहा है अमाउंट उस बड़े बड़े आइटम का। आई बात समझ में, 5 लाख बन रहा है, 6 बन रहा है, 7 बन रहा है, ठीक, उतने चेक कर लो, या एक अमाउंट फिक्स कर लो कि भाई 1 लाख तक जिसमें भी मिलेगा मुझे, मेरे को, मैं वो चेक करूंगा। अब जिसमें भी 1 लाख मिले वो सारे बिल ले लो। 1.5 लाख में मिल रहा है 1 लाख, हाँ, 2 में मिल रहा है क्या, हाँ, ठीक है, समझ में आती है बात। बेनिफिट क्या है, अब बेनिफिट इतना सिंपल देगा ना तुम्हें, ऑडिट एफर्ट इज डायरेक्टेड टू द, समझ में आती है ना बात। 2 मैंने तुम्हें तरीके बताया, 2 तरीके, एक्सेल में डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें से पूरा सेल सेलेक्ट कर लो, जितने भी तुम आइटम ले रहे हो वो सेल सेलेक्ट करते ही सारे आइटम जोड़कर बता देगा तुमने जो आइटम अभी सेलेक्ट करी है वो अमाउंट वाइज कितनी हो रही है, ठीक है। या फिर एक अमाउंट फिक्स कर लो कि भाई इतने से ऊपर मैं सारे आइटम चेक करूंगा, ये 1 लाख मुझे जिसमें मिलेगा मैं चेक करूंगा, ठीक है। लार्जर वैल्यू आइटम बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन एंड कैन रिजल्ट इन अ लार्जर वैल्यू, वैल्यू सारे आइटम चेक कर लो, इससे सैंपल साइज क्या हो जाएगी तुम्हारी, हो गई ना कम। चलो, मोस्ट एफिशिएंट व्हेन सेलेक्टिंग आइटम यूजिंग, ये मोस्ट एफिशिएंट है जब क्या यूज करो, रैंडम सिलेक्शन। क्या मतलब है इसका, कि आइटम तो 1 लाख वाली लूंगा, लेकिन 1 लाख के भी कई सारे बिल है,
1 लाख या उसके ऊपर के भी कई सारे बिल है, तो सारे नहीं ले लूंगा, ठीक है। उसमें भी क्या अप्लाई करूंगा, रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करूंगा। आई बात समझ में? हाँ, अरे मैं सारे ले लूंगा तो सैम्पलिंग नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि तुम्हें पता है 500 में अपन 3 चीज पढ़े थे, तीन मीन्स पढ़े थे, 100% चेकिंग, स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक में पढ़े थे पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट से ऊपर के आइटम, तो सर्टेन लिमिट के ऊपर के सारे ही ले लोगे तो सैम्पलिंग कहलाएगा क्या? नहीं ना। अभी बात समझ में आई? यानी कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि जिसमें भी 1 लाख मिलेगा वो लूंगा अमाउंट, तो अब वो 1 लाख जिसमें है, यानी जो भी बिल 1 लाख का है या 1,20 का है या 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, 2.5 लाख का है, जितने भी ऐसे बिल है, अब वही बहुत ज्यादा है, तो उसमें से जो मेरे को बिल लेने हैं तो उसमें किसका यूज करूं मैं? कैसे लूं बिल? रैंडम सिलेक्शन से लूं। समझ में आई बात? अगर मैं 1 लाख के ऊपर के सारे बिल चेक कर लूंगा ना, तो फिर वो स्पेसिफिक आइटम हो गया, ऑडिट सैम्पलिंग थोड़ी हुआ। समझ में आती है बात, है ना? इसीलिए वैल्यू वेटेड के अंदर एक वैल्यू फिक्स कर ली, मॉनिटरी वैल्यू, इतनी वैल्यू जिसमें मेरे को मिलेगी वो बिल लेना है मेरे को, प्लस उन बिल के अंदर भी क्या यूज करूंगा, सेलेक्ट करने के अंदर रैंडम सिलेक्शन, क्योंकि सोच समझ के करने जाऊंगा, दिमाग लग गया तो पर्सनल बायस आई। ठीक, इन वैल्यू वेटेड सिलेक्शन द सैंपल साइज सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन विल रिजल्ट इन द कंक्लूजन इन कितनी अच्छी बात बोलता है, सैंपल साइज इन वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, सुनना सुनना ध्यान सुनना, कितनी मस्त लाइन बोलता है, इन वैल्यू वेटेड सिलेक्शन सैंपल साइज विल रिजल्ट इन कंक्लूजन इन, ठीक है, सैंपल साइज किसमें होगी, सॉरी गलत बोला, इन वैल्यू वेटेड सिलेक्शन द सैंपल साइज इन सिलेक्शन इन एंड इवैल्यूएशन विल रिजल्ट इन, हर चीज मॉनिटरी अमाउंट में होगी। सैंपल साइज का डिटरमिन करना, ये ऊपर बताया था, 1000 इनवॉइस को पॉपुलेशन मानूंगा तो फिर उसमें 100 इनवॉइस लूंगा, ये मेरा सैंपल साइज हुआ, लेकिन मैं पॉपुलेशन तो 10 लाख रुपए को मान रहा हूं, तो उसमें से 5 लाख के बिल चेक करूंगा। समझ में आई बात? 10 लाख में से 5 लाख के, तो सैंपल साइज भी किसमें रहा, 5 लाख रुपए, रुपीस के टर्म में, मॉनिटरी अमाउंट में रहा। सिलेक्शन भी किसमें रहेगा, और उसका इवैल्यूएशन भी किसमें रहेगा, हर चीज मॉनिटरी अमाउंट में रहेगा, सैंपल साइज, उसका सिलेक्शन और इवैल्यूएशन। आई बात समझ में? हर चीज। तो अब तुम समझो साइज भी किसमें रहेगा, इसीलिए देखो साइज, सैंपल साइज आने से पहले ही पढ़ा दिया इसको, सैंपल साइज आने से पहले ही पढ़ा दिया। क्यों पढ़ा दिया? ताकि ये पढ़कर तुम्हें पता पड़ जाए पॉपुलेशन मानना किसको है। अरे तुम लोग अगर रैंडम सैम्पलिंग वगैरह यूज करोगे, हाँ, तो तुम लोग बिल को पॉपुलेशन मानोगे। तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तुम तो वैल्यू वेटेड यूज करोगे, तो तब तुम पॉपुलेशन किसको मानोगे, अमाउंट को, है ना? तो डिजाइन में यही तो देखना होता है कि पॉपुलेशन क्या है, नेचर ऑफ पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो देखो ये चार्ट जो आता है ना, ये चार्ट जो आता है, इसमें सबसे पहले आता है डिजाइन। जब तुम प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, किसकी प्लानिंग, सैंपल डिजाइन में इन सब की प्लानिंग होती है यहां तक, ठीक है। तो जब तुम सैंपल डिजाइन, जब तुम प्लानिंग कर रहे हो कि तुम साइज क्या लोगे, किस में से लोगे, तो साइज लेने के लिए पॉपुलेशन किसे माने, साइज लेने के लिए पॉपुलेशन किसे माने, इसका डिसीजन भी कहां ले लेते हैं अपन, सैंपल डिजाइन में। इसलिए तुम समझो बात को, स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड तुम्हें कहां पढ़ा है, ठीक है, वो है क्या चीज, सैंपल सिलेक्शन के मेथड, वो है मेथड, पढ़ाए का डिजाइन में। क्यों पढ़ा है? क्योंकि डिजाइन में पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना पड़ता है। समझे बात, है ना, कि पॉपुलेशन क्या है, कैसी है, किसे मानना है, क्या होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, स्ट्रेटिफिकेशन, क्या इनवॉइस है या रुपीस में है, मॉनिटरी अमाउंट में है, वैल्यू वेटेड, ठीक है। अब जब वैल्यू वेटेड यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर पॉपुलेशन अमाउंट में रहेगी नहीं, मॉनिटरी अमाउंट में, फिर तो जैसे बिल है तो उसमें से रहेगा, ठीक है। डेटर है तो डेटर की गिनती कहलाएगी पॉपुलेशन, समझ गए। अगर 50 डेटर है, लिखे हुए 50 डेटर है, 100 डेटर, तो 100 डेटर की जो गिनती है ना, गिनती 100, 100, वो कहलाएगा पॉपुलेशन। हर एक डेटर क्या कहलाएगा, एक सैम्पलिंग यूनिट। कब? जब कौन सा मेथड यूज नहीं करोगे, वैल्यू वेटेड यूज नहीं करोगे। वैल्यू वेटेड करोगे तो जो डेटर के नाम लिखे हुए ना, और वो सीरियल नंबर वाला कॉलम है, सीरियल नंबर वाला कॉलम है, अब वो सीरियल नंबर वाला कॉलम काम का नहीं है,
वैल्यू वेटेड में। अब डेटर के सामने जो अमाउंट वाला कॉलम है वो काम का है। आगे बात समझ, वन में तो हालत खराब हो जाएगी। अपन इसको थोड़ा ये कम कर दूं, कौन सा, यही बटन है क्या इसका? चल फिर भी दिक्कत आए तो बता देना। ले बेटा इसको 25-26 कुछ कर दे। चल हो गए अपना खत्म कंप्लीट। हाँ समझ गए सैंपल सिलेक्शन क्या होता है? ये ऐसे बोल रही है कि अगर मान लो ऑल्टर वैल्यू वेटेड यूज करेगा, ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? स्मॉल अमाउंट में फ्रॉड करेगा। वैसे भी स्मॉल अमाउंट में ही फ्रॉड होने के चांस ज्यादा होते हैं। मटेलिटी, ठीक है, छोटे अमाउंट में ही ज्यादा फ्रॉड करते हो, बड़े अमाउंट में थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ऑर्डर करता ही यही है। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, ऑर्डर जनरली यही काम करता है। क्या करता है वो ऑर्डर? क्या करता है? बड़े अमाउंट, बड़े अमाउंट, तो बड़े अमाउंट की चेकिंग ज्यादा। वो डरता है भाई बड़ा अमाउंट तो छोड़ना ही नहीं है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जब बड़ा अमाउंट चेक कर लेता है तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यार छोटे मोटे में तो क्या ही कुछ मिलेगा। तो जनरली ऑर्डर का काम ही होता है, ठीक है। अब अभी तक अपन ने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, इस स्टेज पे अपन आ चुके हैं। अब बात आएगी परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। ये मैं तुम्हें पूरा चार्ट बना के दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन करेंगे एपी परफॉर्म ऑन सेलेक्टेड आइटम। सेलेक्ट हो गई ना, सैंपल सेक्शन पढ़ लिया ना, आइटम सेलेक्ट हो गई। अब क्या करो? उस पे एपी परफॉर्म करो, ठीक है। इफ नॉट, अगर एपी परफॉर्म नहीं कर सकता तो या तो आइटम रिप्लेस कर दो या आप करो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेसर परफॉर्म करो, आप परफॉर्म करो। अरे आप परफॉर्म करो बोले तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ये परफॉर्म करो, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट कब होता है? रिप्लेसमेंट होता है इफ एपी नॉट एप्लीकेबल ऑन सेलेक्टेड आइटम्स। सेलेक्टेड आइटम यानी, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं इलेक्ट्रॉनिक बिल, कंप्यूटराइज बिल चेक कर रहा हूं, ठीक है। वो चेक करते करते मैंने सैंपल में जो बिल ली है उसमें से एक बिल मैनुअल बिल आ गया। ये तुम्हारा एग्जांपल दे रखा है इसमें, ठीक है। मतलब क्या होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले तो ये समझाता हूँ ये एपी परफॉर्मेंस सेलेक्टेड आइटम क्या होता है। पहले तो ये समझाता हूँ, फिर ये रिप्लेसमेंट और ये आप परफॉर्म क्या लिखा है ये समझाऊँ। मैंने क्या किया, मैंने डेटा लिए कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो मैंने कुछ डेटा लिए, सेलेक्ट किए, सैंपल सिलेक्शन हो गया। अब मैं जिन डेटर को मैंने सेलेक्ट किया, 4 या 5 या जितने भी डेटर थे, 5 डेटर, इन 5 से मैंने क्या मंगवाया? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसे बोलते हैं एपी परफॉर्मेंस सेलेक्टेड आइटम। ये बात हो गई, ठीक है। अब अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, यानी कि जैसे मैंने किसी डेटर को कंफर्मेशन भेजा मगर मुझे जवाब नहीं आया उसकी तरफ से, ठीक है, या मेरे पास उसका पता नहीं है, वेयर अबाउट नॉट नोन, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मैं जब उसका अता पता मेरे पास है ही नहीं तो मैं ये एपी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा सेलेक्टेड आइटम। तब अगर मैं सेलेक्टेड आइटम में एपी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास 2 तरीके। पहला रिप्लेसमेंट कब यूज करते हैं अपन? इफ एपी नॉट एप्लीकेबल ऑन सेलेक्टेड आइटम। मतलब मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा नहीं सकता उस डेटर से, ठीक है, मुझे उसका कुछ एड्रेस वगैरह कुछ पता ही नहीं है, ठीक। तो जब मैं उस पर ये परफॉर्म नहीं कर सकता एपी, तो मैं क्या करूंगा, उस डेटा को हटाकर दूसरा डेटा ले लूंगा,
इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट। समझ गए? तो एक होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट तब करते हैं जब अपन जो एपी परफॉर्म कर रहे हैं वो जो आइटम ने सेलेक्ट की है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। या फिर हम क्या करेंगे, आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इफ ऑडिट प्रोसेसर इज अनेबल टू परफॉर्म, यानी मैं एपी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अगर मैं एपी परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस पर, तो मैं आप परफॉर्म करूंगा। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, यानी एक्सटर्नल कंफर्मेशन से पता नहीं पड़ पा रहा और डेटा सही है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बिल वगैरह जीएसटी पोर्टल से यहाँ वहाँ अलग अलग जगह से बैंक से रुपया आया, मतलब उसका जो रिसीट वगैरह गई, उसका जो इन्वॉइस इन्होंने बना रखा है, साथ में सब्सिक्वेंट पेमेंट कुछ रिसीव किया गया अपन ने, सब्सिक्वेंट रिसीट वगैरह चेक कर लूंगा कि बाद में कुछ रुपया आया नहीं आया। समझ गए ना? 31 मार्च के डेटर का रुपया अप्रैल मई जून वगैरह में आएगा ना, तो बाद में चेक कर लूंगा कि बैंक वगैरह से कुछ इसका अमाउंट कुछ आया नहीं आया, बैंक वगैरह चेक कर लूंगा उसका, ये सारी चीज़ें देख लूंगा। अगर मान लो उस डेटर से, वो डेटर 1 लाख का है और मई के अंदर 1 लाख रुपया आते हुए दिखा उस डेटर से, ठीक है, इसका मतलब 31 मार्च को दिखाया डेटा सही है या गलत? सही है। एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था? कर रहा था। वैल्यूएशन सही था या नहीं था? खैर वैल्यूएशन तो पता नहीं पड़ पाएगा, बाकी एग्जिस्ट कर रहा था, ये बात सही थी, है ना? क्योंकि जो डेटर का अपन ने 1 लाख दिखा रखा है उस डेटर से मई में कितने रुपए आ गए? 1 लाख रुपए आ गए। तो इस तरीके से मैं चेक कर लूंगा, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म करना। ये कब करेंगे? जब अपन क्या परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एपी नॉट परफॉर्म, ठीक है। अगर एपी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो जो भी अपन ने सैंपल सेलेक्ट किया है ना उस पर अपन एपी परफॉर्म करेंगे। वो इंस्पेक्ट करने वाला है तो इंस्पेक्शन करेंगे, वो कंफर्मेशन मंगवाने वाला है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेंगे। पूरी याद ही है तुम्हें वो 7 चीज़, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ठीक है, इंक्वायरी, ये वो सब पता ही है तुम्हें। तो जो भी प्रोसेस परफॉर्म करना है प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, ऑब्जर्व करना है ऑब्जर्व करेंगे, जो भी करना है परफॉर्म वो परफॉर्म करेंगे। अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस पर आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। या वो ऐसा चीज आ गई तुम्हारे पास, सैंपल में ऐसी चीज आ गई जिसके लिए एपी जो ऊपर था वो एप्लीकेबल है ही नहीं, उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उसे हटाकर दूसरा ले लो, उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट आइटम, यानी तुम्हें अगर चेक ही करना है तो तुम क्या करो, उसे हटा दो, उस आइटम को हटा दो और उसकी जगह दूसरी आइटम ले लो। यानी अगर तुम लोग कंप्यूटराइज बिल चेक कर रहे हो और सैंपल के अंदर तुम्हारे पास एक मैनुअल बिल भी आ जाता है, तो जो प्रोसेस तुम परफॉर्म कर रहे हो कंप्यूटराइज पे, मैनुअल पे नहीं कर सकते, तो मैनुअल को हटा दो। भाई तुम्हारा प्रोसेसर मैनुअल पे एप्लीकेबल नहीं है मान लो, तो मैनुअल को हटा दो। मान लो तुम कंप्यूटराइज भी सिस्टम से, सॉफ्टवेयर वगैरह से जिससे भी चेक कर रहे हो, तो मैनुअल तो मिलेगा नहीं उस पर, तो मैनुअल बिल को हटा दो, रिप्लेस कर दो और दूसरा उसकी जगह ले लो कंप्यूटराइज। या फिर उस बिल पे क्या परफॉर्म कर लो, आप परफॉर्म कर लो। समझ में आती है बात? तो ये पूरा सिस्टम होता है। अब ये दोनों भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर तो क्या है, डेविएशन है या मिस स्टेटमेंट। ना रिप्लेस आइटम कर पे परफॉर्म कर पा रहे हो, ना तुम लोग ये प्रोसेसर, ना तो तुम रिप्लेसमेंट कर पा रहे हो, उसका रिप्लेसमेंट में परफॉर्म कर पा रहे हो, या आप भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है, डेविएशन है या मिस स्टेटमेंट है। अब देखो मैं तुम्हें लाइन पढ़ के समझाता हूं। ऑर्डर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसेसर एप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। सेलेक्टेड आइटम पर एपी परफॉर्म करना, खत्म हो गई बात। यही तो बोला, परफॉर्म एपी ऑन सेलेक्टेड आइटम, यही बोला ना, अपन ने भी वही लिखा चार्ट में। फिर अपन ने लिखा इफ नोट, इफ द एपी इज नॉट एप्लीकेबल टू सेलेक्टेड आइटम। सेलेक्टेड आइटम पर अगर एपी एप्लीकेबल नहीं है तो एप्लीकेबल ना होने पे रिप्लेसमेंट आइटम पे परफॉर्म करते हैं। एप्लीकेबल पर समझते ही होंगे, टैक्स वगैरह में बार बार पढ़े होंगे, एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो जब एपी सेलेक्टेड आइटम पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो जो एपी तुम परफॉर्म कर रहे हो वो उस आइटम के लिए नहीं है, ठीक है, तो उस केस में रिप्लेस, ठीक। द ऑर्डर शेल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसेसर ऑन द रिप्लेसमेंट आइटम इफ द ऑर्डर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसेसर। अब देखो क्या बोलता है, अब हमने 2 पार्ट बनाए थे ना, कि अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो रिप्लेसमेंट पे करो। ये कह रहा है इफ द ऑर्डर इज अनेबल, अनेबल वाला दूसरा था जिसपे आप परफॉर्म करना है। इफ द ऑर्डर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसेसर और सुइटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसेसर, ना तुम ये भी परफॉर्म कर पा रहे हो, ना ही तुम
आप परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है, ना एपी कर पा रहे हो ना आप कर पा रहे हो। अनेबल टू परफॉर्म एपी और सुइटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसेसर, आप, अपन इसको सुइटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसेसर को आप बोलते हैं, है ना एपी कर पा रहे हो ना आप कर पा रहे हो, दोनों ही नहीं कर पा रहे। टू अ सेलेक्टेड आइटम द ऑर्डर शेल ट्रीट दैट आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब कंट्रोल इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मिसस्टेटमेंट इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। देखो एक बात बोलता हूं, थोड़ा सा सही करता हूं इस चीज को सही करने के लिए, ये हटा दो, ये अप्रोप्रिएट नहीं होता, ये सही होता है ज्यादा। सेलेक्टेड आइटम में ना तो एपी परफॉर्म कर पा रहे हो ना आप परफॉर्म कर पा रहे हो, कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो फिर या तो क्या है, सेलेक्टेड आइटम जो तुमने सेलेक्ट करी है डेविएशन या मतलब जो डेटर का बिल लिया मैंने उस पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं आ पा रही, कोई दिक्कत नहीं, आप परफॉर्म कर लो, और आप भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब वो डेटर की ना तो कंफर्मेशन आ रही है ना तुम दूसरे इधर उधर बिल वगैरह से दूसरी किसी चीज से उसको चेक कर पा रहे हो, ठीक है, वो मिल ही नहीं रहा कहीं पे। तो अब या तो क्या है वो, या डेविएशन है अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, या वो मिसस्टेटमेंट है अगर टेस्ट ऑफ डिटेल की बात चल रही है, बस खत्म बात। सिंपल सा ये चार्ट बना हुआ है, वहां पर वो लिख रखा है उसने, अपन ने बना रखा है चार्ट, ठीक है, कैसे कर रखा है उसने मैं बताता हूं तुम्हें। उसने सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है, एपी परफॉर्मेंस सेलेक्टेड आइटम में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है इफ नॉट एप्लीकेबल फॉर सेलेक्टेड आइटम देन परफॉर्म ऑन, ये पॉइंट नंबर बी। अब पॉइंट नंबर सी में देखो उसने क्या लिखा है, इफ एपी इज नॉट परफॉर्म एंड आप इज नॉट परफॉर्म, इफ होल्डर इज अनेबल टू परफॉर्म एपी और आप, इफ होल्डर इज अनेबल टू परफॉर्म, सी में लिख रखा है, सी में देखो मेरी बात सुनो, उसने ए में क्या लिखा है, परफॉर्म एपी ऑन सेलेक्टेड आइटम। सुन लो पहले सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं पॉइंट कैसे लिखा है। उसने ए में लिखा है परफॉर्म एपी ऑन, उसने बी में लिखा है इफ एपी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेलेक्टेड आइटम देन सेलेक्ट देन टेक रिप्लेसमेंट आइटम, ठीक है, ये बी में लिखा है। सी में ऐसे नहीं बोला उसने, इफ एपी नॉट परफॉर्म सेलेक्टेड आइटम देन परफॉर्म, और ऐसे नहीं बोला। सी में तो ऐसे बोला है इफ एपी एंड आप नॉट अनेबल टू परफॉर्म, इफ होल्डर अनेबल टू परफॉर्म एपी और आप, होल्डर इज अनेबल टू परफॉर्म एपी और आप, ठीक है, ऑन सेलेक्टेड आइटम देन इट इज अ केस ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ टीओसी, मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ, 3 पॉइंट हो गए, बस खत्म खत्म। बड़ा आगे भी घर में बैठ के एग्जाम्पल पढ़ लेना, पहला एग्जाम्पल काट लो, ये वाला काट लो, मत पढ़ना, चेक का बताया, चेक का ऑथराइजेशन का, ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल कट कर लो, हटा दो इसको। चलो हाँ, अब ये एग्जाम्पल अच्छा है, ये देख लो। हाँ बेटा कुछ बोल रहा तू, डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, मिस देव, चलो फिर बता देना मेरे को, कम करना हो। अब ये पढ़ता हूँ लाइन, और करूँ, हाँ तेजी तो किया, 3 पे किया, 4 पे कर दिए, 4 पे कर दिए, ठीक है, फिर बता देना अगर सर्दी लगे तो अपन कम कर देंगे। An example of when the order is unable to apply the design audit procedure to a selected item is when, तुम एपी परफॉर्म कब नहीं कर पाओगे सेलेक्टेड आइटम पे, उसका हम एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने कहा एहसान भाई तेरा केस चुकाएंगे इसको। When documentation relating to that item has been lost, मान लो तुम किसी आइटम का इंस्पेक्शन कर रहे हो, है ना, तो तुम्हारे सामने आइटम्स थी, सैम्पलिंग यूनिट्स थी, तुमने उसमें से कुछ सैंपल लिए, सेलेक्टेड आइटम, उसे सेलेक्टेड आइटम बोलते हैं सैंपल को, है ना, सैंपल ले लिए, आइटम सेलेक्ट कर लिया, अब तुम आइटम को चेक कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट से, अब किसी आइटम का डॉक्यूमेंट है ही नहीं, लॉस हो गया, तो उसमें एपी परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इंस्पेक्शन कर रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट ही लॉस हो गया। तो ये एग्जांपल दे रहा है अपन को, ये कह रहा है कि अगर मान लो, ये कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ व्हेन द ऑर्डर इज अनेबल टू अप्लाई, ऑर्डर कब एपी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो बोलता है टू अ सेलेक्टेड आइटम इज व्हेन डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू दैट आइटम हैज बीन लॉस्ट, उसका डॉक्यूमेंट सारे खो जाए, लॉस हो जाए, और तुम कर रहे थे इंस्पेक्शन, तो तुम कर ही नहीं पाओगे इंस्पेक्शन क्योंकि डॉक्यूमेंट ही नहीं है, किसका इंस्पेक्शन करोगे। इफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेल इज लॉस्ट, जैसे एग्जांपल दे रहा है सेल का डॉक्यूमेंट गया, लाइक द सेल ऑर्डर रिकॉर्ड और ये और वो सब चला गया, तो कंफर्मेशन मंगवा लो एस पर ऐसे 505 आएगा, आगे 505 आएगा, कंफर्मेशन का होता है ऐसे, ठीक है। लेकिन वो केस सेल है तो
द कैश बुक कैन बी क्रॉस वेरीफाइड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ट्रांजेक्शन। यानी ये कह रहा है कि अगर तुम लोग सेल चेक कर रहे हो कि सेल सही है या नहीं है, तो तुमने कोई एक सेल, मतलब तुमने सेल ली, तुम सारी सेल चेक करते जा रहे हो, एक सेल तुमने ऐसी ले ली जिसका डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, तो क्या करो? उस सेल के डॉक्यूमेंट नहीं तो क्या करो? जिसको करी है ना डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। और अगर वो कैश सेल है तो वो कैश का वो एंट्री चेक कर लो कि भाई बैंक में रुपया आया नहीं आया। अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है उस बंदे ने, ठीक है, बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक का स्टेटमेंट चेक कर लो, उससे तुम्हें पता पड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो सेल के डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर दूसरा प्रोसेस अप्लाई कर लो। तो ये एग्जाम्पल दिया, समझ में आया? एग्जाम्पल सिंपल सा। चलो अब ये एग्जाम्पल देख लो। An example of suitable alternative process might be to of the examination of subsequent cash receipt together with the evidence of their source and item they are intended to settle when no reply has been received in response to a positive confirmation request। क्या बोलता है? मैंने कुछ आइटम लिया, मैं उस पर एपी परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने कुछ डेटर लिए और डेटर से क्या मंगवा रहा हूँ? कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन मंगवाना कहलाएगा एपी परफॉर्म करना, ठीक है। अब एक डेटर का जवाब नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैंने क्या चेक कर लिया? मैंने चेक कर लिया उसका सब्सिक्वेंट कैश रिसीट चेक कर लिया। क्रेडिटर में सब्सिक्वेंट कैश पेमेंट चेक करते हैं, सब्सिक्वेंट पेमेंट, यहाँ पर सब्सिक्वेंट रिसीट चेक करते हैं। तो मैंने देखा उसका मई में पेमेंट आ गया, ठीक है। तो ये चेक करने से मुझे पता पड़ गया कि वो डेटर भी सही है। समझे में क्या बोला? तो तुमने डेटर क्या क्यों सेलेक्ट किया था? क्या करने के लिए? सबसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाने के लिए। ये एपी था, लेकिन एक डेटर ने कंफर्मेशन नहीं दिया तो तुम एपी परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप परफॉर्म कर लिया तुमने, सब्सिक्वेंट कैश चेक कर लिया उसका। समझ गए बात? समझ में आती है दोनों चीज? ठीक है। अब दोनों एग्जाम्पल के सेल के हैं तो मिलते जुलते एग्जाम्पल है ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये बता रहा है आप परफॉर्म कब नहीं कर सकते, सॉरी एपी परफॉर्म कब नहीं कर सकते और कब तुम आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चेक ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मान सकते हो तुम उसको, ठीक है। ट्रीट डेट आइटम एज अ डेविएशन और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और मिस स्टेटमेंट उसको डेविएशन मान लो, मिस स्टेटमेंट मान लो, ठीक है। बाहर में गया नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन मिस स्टेटमेंट। अब भाई साहब हमें मिस स्टेटमेंट मिली ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद। पूरा स्टेप समझ रहे हो तुम लोग? पहले था सैंपल डिजाइन यानी कि प्लानिंग के बाद मैंने सैंपल साइज को सेलेक्ट किया, सैंपल साइज के 1000 में से 100 लेने हैं, फिर 100 ले भी लिए, सिलेक्शन मैंने डिसाइड किया कि 1000 बिल मेरी पॉपुलेशन है, उसका कार वार सब चेक कर लिया, ठीक है। फिर 1000 में से मैं कितने लूँ? सैंपल साइज। अब ले लिए किसकी मदद से? सैंपल सिलेक्शन की मदद से, मेथड की मदद से ले लिए, मैंने ले लिए। अब लेके क्या करूंगा? बस देखता रहूंगा उसको, एपी परफॉर्म। याद रखना तुम लोग छोटी कक्षा से प्रोसेस पढ़ते आ रहे हो, प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है। स्टाफिंग के तुमने प्रोसेस पढ़े, पहले रिक्रूटमेंट होता है फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये सब तुमने पढ़े, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग वगैरह सब तुमने देखा। प्रोसेस याद रखने के लिए कभी भी न्यूमेरिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि प्रोसेस एक तरीका होता है यार, वो अपने आप ही याद रहेगा। सबसे पहले सैंपल का काम करते हुए सैंपल की प्लानिंग करनी होती है, डिजाइन करना होता है। डिजाइन करने के बाद कितने सैंपल लूँ और फिर ले लो, कितने लूँ और कितने लेना है, ले लिए। अब लेने के बाद उस पर एपी परफॉर्म कर लो। परफॉर्म करने से तुम्हें डेविएशन मिलेंगे, तो फिर देखो नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन। बेटा ऊपर परफॉर्म भी कर लिया, डेविएशन मिल भी गया। डेविएशन मिलने का कोई अलग स्टेप नहीं बनाया, एपी में आ गया ना डेविएशन मिल गया ऊपर। अब तो मिलने के बाद तुम क्या कर रहे हो? डेविएशन के मिलने के बाद उसका नेचर और कॉज जान रहे हो। तो देखो क्या होता है, बड़ी मजेदार चीज है, मजेदार, आत्मा खुश हो जाएगी इसके अंदर। इन एनालाइजिंग द डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट। अब मिस स्टेटमेंट तुम्हें मिला ना, ठीक है, मिला को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट जो तुम्हें मिल गई ऊपर। द ऑडिटर मे ऑब्जर्व दैट मैनी हैव अ कॉमन फीचर। अब ऑडिटर ये देखेगा कि जितनी भी मिस स्टेटमेंट मिली है, ठीक है, तो उसमें कुछ कॉमन फीचर है क्या वो सितंबर के महीने की है, किसी एक पर्टिकुलर मंथ की, जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर, क्या वो सितंबर के मंथ की है क्या सारी, ठीक है, ऐसा कोई कॉमन फीचर है क्या, या वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है क्या, ठीक है, समझ रहे हो, या वो किसी पर्टिकुलर सप्लायर या डेटा से रिलेटेड है क्या, ऐसा कोई कॉमन फीचर है क्या उसके अंदर। क्योंकि वो पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड होगी हर बार, या सप्लायर से रिलेटेड होगी, तो हो सकता है रिलेटेड पार्टी हो हमारी,
और हम उसके साथ मिलकर क्या कर रहे हो, लफड़ा, फ्रॉड। आई बात समझ में? तो कॉमन फीचर तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो ये देखो कोई कॉमन फीचर है क्या, कॉमन फीचर तुम्हें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो तुम्हें मिला सितंबर के टाइम में कॉमन फीचर, मतलब तुम्हें मिस स्टेटमेंट के अंदर ये मिला कि हर मिस स्टेटमेंट के जो बिल थे वो सितंबर के टाइम के थे। हमने मालूम किया कि सितंबर के टाइम पे एक सेल उसको निकाला, सेल पर्सन को निकाला था, निकाल दिया था उसको, सेल एजेंट को। क्यों निकाला था? क्योंकि गफले कर रहा था कुछ, ठीक। तो जब उसको पता पड़ा वो निकल रहा है तो काफ़ी गफले करके गया। या हमने कैश अकाउंटेंट को निकाला जो कैश मेंटेन कर रहा था, ठीक है। अब उसको जब हमने निकाला पर्सन को, तो निकलने के टाइम पे उसने कैश का मिस अप्रोप्रिएशन कर दिया, ठीक है। इसलिए सारी कैश की प्रॉब्लम या सारी सेल की प्रॉब्लम उसी महीने की मिल रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमें पता पड़ गया ऐसा, जो चेंज, पर्सन का चेंज होना बहुत खतरनाक टाइम होता है, बहुत खतरनाक टाइम। क्योंकि जब पर्सन चेंज होता है ना, तो पर्सन के साथ कोई कंट्रोल रिलेटेड होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल लगा रखा होता है। मतलब वो पर्सन, बहुत सी बार क्या होता है, पर्सन अपने आप में क्या होता है, कंट्रोल। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में ऑथोराइज करने वाला बंदा ही क्या है, कंट्रोल है, क्योंकि ऑथोराइज इंटरनल कंट्रोल है और वो कंट्रोल को परफॉर्म करने वाला बंदा है। तो कंट्रोल को परफॉर्म करने वाला बंदा कभी चेंज होता है, तो चेंज होने का टाइम सबसे खराब टाइम, सबसे रिस्की टाइम होता है। ये बात समझ में आ गई? अब मैंने देखा सितंबर में, तो जब मुझे पता पड़ेगा कि अधिकतर जो स्टेटमेंट मेरे को दिख रही है उसमें कॉमन फीचर है सितंबर का महीना, तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम बताओ, तुम क्या करोगे, तुम होते तो? हाँ, कौन कौन बोला? हाँ बोल बेटा। हाँ, सिंपल सी बात है, ये देख रही है यार सब में कॉमन फीचर क्या दिख रहा है मेरे को, सितंबर। तो सितंबर की क्या करेंगे अपन, कंप्लीट चेकिंग। सिंपल सी बात है, वही बात बताएगा यहाँ पर। अब कॉमन फीचर चेक कर लिया, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन, पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा टाइम है, कौन सा प्रोडक्ट है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना मार्केट में, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए कोई प्रोडक्ट लाइन है क्या, लोकेशन, कोई ऐसी ब्रांच है क्या जहाँ पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक। चलो, इन such circumstances the auditor may decide to identify all item in the population that possess the common feature। पॉपुलेशन के अंदर जिसके अंदर भी कॉमन फीचर है, यानी कि जो भी सितंबर के बिल है सबको चेक कर लो, ठीक है। एंड एक्सटेंड ऑडिट प्रोसेस टू दोस आइटम, और तुम्हारे ऑडिट प्रोसेस को एक्सटेंड कर दो, क्योंकि तुम तो ऑडिट प्रोसेस किस पे परफॉर्म कर रहे थे, किस पे परफॉर्म कर चुके थे तुम, सेलेक्टेड आइटम पे। अब तुम्हारे ऑडिट प्रोसेस को जो तुमने सेलेक्टेड आइटम पे परफॉर्म किया था उसे क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, ठीक है। किस पे एक्सटेंड करो, पॉपुलेशन में से जो भी कॉमन फीचर होल्ड करते हो, ठीक है, जिसमें भी वो कॉमन फीचर हो, जैसे सितंबर वाले बिल, वो सारे सितंबर को चेक कर डालो। आई बात समझ में? तो लिखने का तरीका है इसका ही। तो ऐसा अगर तुम्हें कोई कॉमन फीचर मिल रहा है इन सच सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है, कॉमन फीचर, इसको बोल रहा है सच सर्कमस्टांसेस, समझो बात को, ठीक है। ऑडिटर डिसाइड करेगा टू आइडेंटिफाई ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन दैट पोसेस द कॉमन फीचर, ठीक है, जिसके अंदर कॉमन फीचर है वो सारे आइटम देखेगा वो, और देख करके क्या करेगा, अपना एपी एक्सटेंड कर देगा, मतलब उस पर ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब तुम चाहते हो, तुम क्या लिखते हो तुम्हारी लैंग्वेज में कि हम एपी परफॉर्म करेंगे ऑन ऑल आइटम दैट पोसेस कॉमन फीचर, ये कह रहा है एक्सटेंड कर देंगे एपी को उस आइटम के ऊपर। सच डेविएशन स्टेटमेंट मे बी इंटेंशनल एंड मे इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। कॉमन फीचर याद है कब होगा, जनरली कॉमन फीचर फ्रॉड के केस में होगा, यानी कि इंटेंशनल के केस में होगा, ठीक है। कभी कभी कॉमन फीचर अनइंटेंशनल में भी हो सकता है, यानी कि एरर में भी हो सकता है। ये कह रहा है कॉमन फीचर वाली चीज जनरली कैसी होगी, कौन से नेचर की होगी, फ्रॉड के नेचर की होगी, नेचर ऑफ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। समझे बात को? तो जनरली कॉमन फीचर वाली जो चीज होगी वो कौन सी होगी, फ्रॉड की होगी जनरली। लेकिन कभी कभी एरर वाली भी हो सकती है, यानी कि किसी टाइम पे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, तो उस सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम आई, जिस महीने में प्रॉब्लम आई, वो 15-20 दिन तक प्रॉब्लम रही, फिर हमें पता पड़ा, फिर हमने सही करी, तो 15-20 दिन के जो बिल थे वो सारे बिल में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। तो वो एरर वाली बात आ गई, समझ गए ना। एरर भी हो सकता है, पर्टिकुलर टाइम पे सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ गया अपने, तो फिर वो एरर वाली प्रॉब्लम दे देगा, है ना। चलो, तो इसलिए दिखाया उसने जो डेविएशन मिसस्टेटमेंट ना कॉमन फीचर वाले मे बी इंटेंशनल हो सकते हैं, और मे इंडिकेट फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बता देंगे कि फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। देखो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बता रहे कॉमन फीचर वाले एरर,
मतलब कॉमन फीचर वाले स्टेटमेंट, है ना। है या नहीं है फ्रॉड तो फिर अपन चेक करके पता करेंगे, अभी तो क्या पता पड़ रहा है अपन को, है ना। Therefore the order shall investigate, आ गया ना, पॉसिबिलिटी पता पड़ रही है, समझो बात को, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, अभी एक एक काम चलता जा रहा है। पहले देखा कॉमन फीचर, ठीक है, कॉमन फीचर देखने से नेचर पता पड़ा, नेचर पता पड़ेगा जब कारण देखोगे क्यों हुआ था ऐसा, तो नेचर पता पड़ेगा फ्रॉड है या एरर है, कॉज नेचर बता देगा, है ना, कि क्या कारण था, ऐसा क्यों हुआ, उससे पता पड़ जाएगा नेचर है या सॉरी फ्रॉड है या एरर है, नेचर पता पड़ जाएगा। अब नेचर पता पड़ गया तो मान लो हो सकता है तुम्हें पता पड़ गया पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, तो फिर ये पता चला तो तुम क्या करोगे, द नेचर एंड कॉजेज ऑफ एनी डेविएशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएट देयर पॉसिबल। अब क्या करोगे तुम लोग, नेचर कॉज को इन्वेस्टिगेट करोगे और इवेल्युएट करोगे देयर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द पर्पस ऑफ एपी एंड ऑन अदर एरिया ऑफ ऑडिट, कि भाई इसका हमारे दूसरे एरिया पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। नेचर और कॉज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक। अभी तुम्हें सिर्फ पॉसिबिलिटी दिख रही है, तुम्हें नेचर थोड़ी पता पड़ा है एक्चुअल में थोड़ी पता पड़ा है कि फ्रॉड है या एरर है। फ्रॉड की तो क्या पता पड़ी है, इसे रिस्क बोलते, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को ही रिस्क बोलते, ठीक। तो अभी तो तुम्हें रिस्क पता पड़ा है, मैं इंडिकेट रिस्क, ये कॉमन फीचर क्या इंडिकेट कर सकता है, रिस्क इंडिकेट कर सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इंडिकेट कर सकता है, तो इन्वेस्टिगेट करके नेचर और कॉज पता लगा लो। जैसे ही नेचर और कॉज पता लगाया तो नेचर से पता पड़ जाएगा कि फ्रॉड है या एरर है, ये नेचर होता है, ठीक है, डेविएशन का। और उसके बाद इवेल्युएट कर लो कि उसका इफेक्ट क्या रहेगा हमारे दूसरे ऑडिट एरियाज पे, हमारे एपी पे और दूसरे ऑडिट एरिया पे क्या असर रहेगा उसका। अब पॉइंट नंबर 4, अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े, जिसमें पहले पॉइंट के अंदर कॉमन फीचर देखा, कॉमन फीचर ने पॉसिबिलिटी बताई, है ना, पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट किया, समझ रहे हो। पहले तो हमने कॉमन फीचर देखा, कॉमन फीचर ने पॉसिबिलिटी बताई, पॉसिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए पॉसिबिलिटी बताया उसने, रिस्क बताया, कंफर्म करने के लिए क्या किया। अब इन द एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस बोल रहा है, मतलब बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता है, व्हेन द ऑडिटर कंसीडर अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन डिस्कवर्ड इन अ सैंपल टू बी अनोमली, ठीक है, अनुमलिक नहीं है बेटा, अनोमली है, मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया, गर्म चाय की प्याली हो कोई इसको बुलाने वाली, आजा बेटा, अनोमली है ये, ठीक है। ये किसके फेवरेट सिंगर है अनोमली, कैसे मक्कार हो तुम लोग। अनोमली, तो अनोमली क्या है ये देखेंगे। अब अनोमली क्या आ गया, है ना, ऊपर क्या आया था, कॉमन फीचर वाली मिसस्टेटमेंट, और एक मिसस्टेटमेंट होती है अनोमली, एक होती है कॉमन फीचर वाली, एक होती है अनोमली, ठीक है। एनोमली नहीं बोलते, ए नहीं बोलते, इसको आ बोलते, अनोमली, ठीक है, बता रहा हूं ना, अनोमली मतलब बता रहा हूं। अब एक हो, अभी कौन सी देखी, एक मिसस्टेटमेंट कॉमन फीचर वाली, मतलब कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसे जिसमें कॉमन फीचर दिख रहे थे अपन, एक नहीं होती वैसे भी कॉमन फीचर वाली, ये बात याद रखना। कुछ में सेम चीज रिपीट हो रही होती है तो कहलाता ही कॉमन फीचर, है ना, कभी एक नहीं होती। अनोमली तो क्या होगा, सिंगल भी हो सकती है, ठीक है। अब अनोमली बताता हूं क्या होता है। मान लो मैंने परचेस के अंदर गलती से फिक्स एसेट की परचेस को परचेस में डाल दी, मतलब फिक्स एसेट को तो नाम से दिखा देना, है ना, मैंने गलती से परचेस के नाम से एंट्री कर दी, एंट्री गलत कर दी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ऑर्डर ऐसे बोलेगा, अच्छा फिक्स एसेट को भी परचेस मान लिया, ठीक है, तो अब चेक करता हूं कि क्या सारी परचेस सही है या सब में ही परचेस में फिक्स एसेट कर दिया उसने। तो बोलेगा कि भाई सब में हो ही सकती है गलती। बोला क्यों नहीं हो सकती गलती, क्योंकि फिक्स एसेट खरीदा ही एक बार है साल में, हाँ, ये गलती अगर हुई होगी ना, या क्या किया, फिक्स एसेट को सही डाला, फिक्स एसेट में डाला, गलती से वेजेस को, उसके इंस्टॉलेशन के जो वेजेस है ना वो वेजेस, और अपन टेंशन में आ गया, क्योंकि वेजेस याद रखना, वेजेस सिग्निफिकेंट आइटम होती है, स्क्वाड में आता है वेजेस, है ना, परचेज सेल वेजेस सब स्क्वाड में आता है, तो वेजेस सिग्निफिकेंट आइटम है, तुमने वेजेस को वहां डाल दिया, गलती से उस बंदे ने वेजेस को वहां डाल दी, ठीक है। तो अपन को मिल गया भाई वेजेस वहां, वो वेजेस कौन सा है, इंस्टॉलेशन का वेजेस है, मशीन का इंस्टॉलेशन का, तो मशीन के साथ जाना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक जब एंट्री करी वहां जाना चाहिए था, ठीक है। तो ऑल्टर ने कहा यार चेक करूंगा मैं सारे वेजेस के बिल्कुल, तो मालिक ने कहा काय को चेक कर रहा है भाई, जब एक ही बार फिक्स एसेट परचेस किए तो वेजेस एक ही बार तो जाएगा, तो ये मिसस्टेटमेंट देखो मिल नहीं सकती अब कहीं पे, और
ये तो बस एक ही थी बस। अनोमली ऐसी होती है जो किसी एक ही बार किसी पर्टिकुलर रीजन से हुई होती है, बस एक ही बार किसी पर्टिकुलर रीजन से, बस वो तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या कोई मिसस्टेटमेंट अनोमली है क्या? किसी मिसस्टेटमेंट को अनोमली मानने से पहले, क्योंकि ये मिसस्टेटमेंट कब होगी, अनोमली कब होगी? वो इन एक्सट्रीमली, बहुत रेयर में। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी मिसस्टेटमेंट मिले, अच्छा है अपना, तो ये अच्छा है अपना क्लाइंट, बहुत अच्छा है, खातिरदारी बहुत कर रहा है ना, गिफ्ट वगैरह बहुत देता है, तो सारी मिसस्टेटमेंट जो मिल रहे हैं सब अनोमली है यार, बार बार थोड़ी करेगा क्लाइंट, अच्छा भला आदमी, ऐसा थोड़ी होता है। द ऑर्डर शेयर ऑब्टेन अ हाई डिग्री ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अनोमली के साथ दो चीज जुड़ती है। पहला एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, और ऑर्डर को क्या करना पड़ता है? हाँ, ऑब्टेन करना पड़ता है हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। उसे सर्टेनिटी ऑब्टेन करनी पड़ेगी, हाई डिग्री, वो भी कि भाई दैट सच स्टेटमेंट और डेविएशन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनोमली, कभी भी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनता। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बहुत शानदार चीज बताता हूं पॉइंट नंबर 4 से, वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन देखो कैसे होता है। प्रोजेक्शन होता है कि अगर मान लो तुम, अभी अपन ने क्या देखा, 1000, वही 1000 इनवॉइस लेता हूं, कितने के? 10 लाख रुपए के। इसमें से मैंने लिए मान लो 100 इनवॉइस, कितने के? 1 लाख रुपए के। इसमें मिस्टेक मिली अपन को, जैसे 20,000, तो मैं कह रहा हूं अगर 1 लाख में 20,000 की मिसस्टेटमेंट है तो 10 लाख में कितनी होगी? 2 लाख। हाँ, अब देखो शानदार काम करते हैं। ये तो हो गया एक बार, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता ये। अब मैं तुम्हें प्रोजेक्शन का हाई, थोड़ा एक लेवल और ऊपर जाएंगे। अभी बेसिक प्रोजेक्शन था, ये बेसिक था ना, ठीक है। अब थोड़ा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। जैसे तुम्हें एग्जाम में, तुम्हें जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तब बेसिक क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग के, सिंपल क्वेश्चन, है ना। ICAI को बनाना नहीं आता वैसे, मगर बनाने का तरीका डीके गोयल का बिल्कुल सही है। डीके गोयल तुम्हें पढ़ाता है ना, पहले सिंपल क्वेश्चन रहता है कम आइटम के साथ, फिर आइटम बढ़ाता रहता है धीरे धीरे। अपन भी ऐसे ही करेंगे। अब मैं थोड़ा आइटम बढ़ाऊंगा। अभी बेसिक प्रोजेक्शन समझ गए, इसमें 20,000 मिला, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 लाख में कितना होगा। अब ध्यान सुना सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर ये मिस हो गई तुमसे चक्कर पड़ जाएगा। सारे होश में सुन रहे हो? अब एक लेवल ऊपर जाए। अब अगर तुम्हें जो 20,000 मिली तो तुम चेक करो कि अनोमली कितनी है इसमें से। कितनी लू अनोमली? 15 अनोमली ले लू? 5,000 ले लेता हूं, चलो 5,000 अनोमली ले लो, है ना। तो बाकी कितनी हुई? 15,000। हाँ, अब प्रोजेक्शन देखो कैसे होगा। प्रोजेक्शन होगा कि अनोमली 5,000 है, तो अनोमली ऐसी मिस्टेक होती है जो एक ही बार होती है, मतलब किसी एक बार तो नहीं, किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में रीजन की वजह से होती है, स्पेसिफिक रीजन की वजह से होती है। ठीक है, मतलब अनोमली कभी भी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, ऐसी मिस्टेक होती है अनोमली। तो जब अनोमली है तो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बनेगा ना, तो रिप्रेजेंटेटिव ये बनेगा। अब ऐसे बोलूंगा, सुनो सारे बच्चे सुनो। अब ऐसे बोलूंगा, पहले बोल रहा था 1 में 20 की तो 10 लाख में कितनी? 2 लाख। अब ऐसे बोलूंगा 1 लाख में 15,000 की तो 10 लाख में कितनी? तो टोटल स्टेटमेंट कितनी हुई? पहले टोटल स्टेटमेंट कितनी थी? पहले 2 लाख थी, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 पे आता हूं, टोटल स्टेटमेंट कितनी? वेरी गुड दिव्यांश, टोटल स्टेटमेंट है 1.5 लाख। ये तो प्रोजेक्शन हो गया 1.5 लाख, तो लेकिन ये भी तो है स्टेटमेंट, तो प्लस 5,000 को मत भूलना, प्लस, सही है 0.05 लाख, है ना। समझ में आता है कुछ? ये 5,000 लिखूं तुम्हारे लिए, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, 150 प्लस 5 इज इक्वल टू 155। ये बात कभी मत भूलना, ये बात कभी मत भूलना कि प्रोजेक्शन के साथ अनोमली को भी लेते, ऐसे नहीं इसको छोड़ दो, अनोमली को छोड़ दो साइड में, ठीक है, ये बेचारे बैठे रहे, ऐसे नहीं। हाँ बेटा बोल। देखो प्रोजेक्शन, ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ये बनेगा, ये कभी भी अनोमली कभी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। ये बात समझ गए?
तो ये रिप्रेजेंटेटिव है। तो 10 अपन ऐसे बोलेंगे 1 लाख में, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे 1 लाख में 20,000 की स्टेटमेंट, ऐसे नहीं बोलेंगे, अपन ऐसे बोलेंगे 1 लाख में 15,000, तो 10 लाख में कितनी, 10 लाख में कितनी, 1.5 लाख, ये 1.5 लाख है ना। अब ये भी तो है ना मिस स्टेटमेंट, हाँ, इसका प्रोजेक्शन नहीं होगा लेकिन मिस स्टेटमेंट काउंट तो होगी, समझो ना बात को। इसका प्रोजेक्शन नहीं करूंगा लेकिन भाई मिस स्टेटमेंट में काउंट तो करूंगा ना, तो 5,000 काउंट तो होगा ना, आई बात समझ में। अब एक लेवल और ऊपर ले जाओ, आखिरी लास्ट लेवल, आखिरी लेवल, लेवल नंबर 3। ये सिर्फ बताऊंगा, पूरा लिखाऊंगा नहीं। सुनो, ये काम हमारा सॉफ्टवेयर करता है। अब सॉफ्टवेयर जाते क्या करता है, जब स्टेटमेंट देखता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी कि तुम लोग, तो तुम लोग 15,000 में से अब एक काम और करो, कॉमन फीचर वाली भी देखो, ठीक है। कॉमन फीचर वाली को अलग से एलोकेट करो, ठीक है। उसका एलोकेट करने का तरीका अलग रहेगा थोड़ा सा कॉमन फीचर वाली का, और जो कॉमन फीचर वाली नहीं है उसका थोड़ा तरीका अलग रहेगा। ये पूरा काम सॉफ्टवेयर अपने एल्गोरिदम से करता है, जिसमें फॉर्मूले वगैरह पुट कर रखे होते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज कर रखा होता है, चांसेस ज़्यादा है, चांसेस कम है, ये सब पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज होता है, ठीक है। तो अपन जो प्रोजेक्शन करते हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रोजेक्शन है। अपना कितना बेसिक है ना, कितना बेसिक है, मतलब अनोमली कुछ नहीं होता। अगर तो अपन क्या बोलते हैं, 1 में 20 तो 10 में, है ना। अपन प्रोजेक्शन में किसी भी फैक्टर को कंसीडर करते ही नहीं है, कर रही है कंसीडर, सॉफ्टवेयर सबको कंसीडर करता है। सॉफ्टवेयर देखता है भाई, अनोमली तो अपन भी देखते, ठीक है। सॉफ्टवेयर साथ में ये भी देखता है कॉमन फीचर वाली है क्या, उसे कैसे अपन वो करे, प्रोजेक्ट कैसे करे, उसको बाकियों को कैसे प्रोजेक्ट करे, उसमें भी रिस्क वेस्क ये सारी चीज़ें पूरा कैलकुलेट करके एल्गोरिदम पूरा ऐसा गणित लगा करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी का अच्छे से यूज़ करके ये अमाउंट बताता है। बस ये होता है सॉफ्टवेयर का तरीका, और ये होता है अपना बेसिक तरीका जो अपन ने 2 में पढ़ा। समझ गए भी प्रोजेक्शन कैसे होता है, पक्का। हटा दो इसको, नहीं अनोमली तो अपन बताएंगे ना, सॉफ्टवेयर को नहीं पता पड़ेगा, ये तो अपन नहीं निकालते। सॉफ्टवेयर कैसे समझेगा बेचारा, सॉफ्टवेयर तो क्या करता है, इस वाले का प्रोजेक्शन अपन कितने बेसिक तरीके से कर रहे हैं। अपन बोल रहे हैं 1 में 15 तो 10 में 1.5, इसका काम सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत कई फैक्टरों को कंसीडर करके करता है, ठीक है। खैर वो अभी अपना काम नहीं है, ठीक। अभी यहां से आगे बढ़ू, देखो ये हटा रहा हूं। सबसे पहला कॉमन फीचर है क्या, कॉमन फीचर तुम्हें पॉसिबिलिटी बताएगा, पॉसिबिलिटी को तुम इन्वेस्टिगेट करोगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कर लिया तुमने, सब पता कर लिया, इवेल्यूएट वगैरह कर लिया, क्या असर पड़ेगा क्या नहीं होगा। साथ में एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस में तुम देखोगे अनोमली है क्या कुछ, तो जब तुम इन्वेस्टिगेट करोगे तो हो सकता है तुम्हें अनोमली मिले या ना मिले। अब द ऑर्डर शैल ऑब्टेन दिस डिग्री, फिर अनोमली मिलने पे एक स्टेप आता है कि अपन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑब्टेन करते हैं। द ऑर्डर शैल ऑब्टेन, हाँ ठीक है, द ऑर्डर शैल ऑब्टेन दिस डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। अब वो बता रहा है कि जो अपन ऑब्टेन करेंगे ना, ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट टू ऑब्टेन साई, ठीक है। डेट द स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ द पॉपुलेशन। कंफर्म कर लो, साई ऑब्टेन कर लो, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके साई ऑब्टेन कर लो कि वाकई ये डेविएशन दूसरे को असर नहीं डालेगा, तभी तो फिर प्रोजेक्शन नहीं करेंगे उसका पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। तो ये कंफर्म कर लो, बहुत जरूरी है कंफर्म करना। तुम किसी भी स्टेटमेंट को बिना कंफर्म करे अनोमली नहीं बोल सकते, बहुत खतरनाक केस है, क्योंकि अनोमली में 2 चीज आती है, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, इसलिए तुम्हें ऑब्टेन करना पड़ता है हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, एश्योरेंस। चलो, अनोमली में भी डिफाइंड एज द स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन दैट इज डेमोन्स्ट्रेबली नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इन अ पॉपुलेशन। अरे सिंपल सी भाषा में मिस स्टेटमेंट डेविएशन दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस स्टेटमेंट, खत्म। वो मिस स्टेटमेंट डेविएशन जो पॉपुलेशन के मिस स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन का रिप्रेजेंटेटिव ना हो, बस खत्म, डेमोन्स्ट्रेबली। अबे यार खत्म कर दूंगे इसको, बहुत ही पनौती हो रहा है। तो चलो आज के लिए इतने, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में।